कांग्रेस के घोषणा पत्र और राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्ति का एक्सरे करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंगलसूत्र और स्त्री धन पर बुरी नजर है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए जोधपुर को दंगे की आग में झोंकने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे। ये भाजपा की गारंटी है। मोदी ने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों का हक मारकर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है। सीएए लागू करने को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के सीएए को लेकर दिए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखती है और सरकार के विकास के काम पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तभी सीएए को हटा पाएगी, जो होना नहीं है। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को सीएए को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो संसद के पहले सत्र में ही सीएए को निरस्त कर दिया जाएगा। Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2,
the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC, the Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC, and the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और वे इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे, जहां हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर हमला बोला। क्या बोलेंगे ये जो आदमी, इतना सारी आदमी, क्या बोले? देखिए, ये सीट हम सिर्फ 5000 वोट से हारे थे और इस बार ये सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं और पूरे बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में हम 30 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे। बंगाल का अभी हाल क्या है? कल टीचर स्कैम में 25,000 का ऊपर शिक्षक का बातिल कर दिया है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, हाई कोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी की सरकार को कंप्लीट एक्सपोज करके रख दिया है। टीचर की नौकरियों के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपया खाया गया है। इनके मंत्रियों के घर से 50-50 करोड़ रुपया मिलता है। यही बताता है कि यहाँ करप्शन का राज है, जनता का राज नहीं। बंगाल का जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? अपकमिंग जो इलेक्शन आएंगे उसके क्या शांतिपूर्ण होंगे, ये क्या मैसेज रहेंगे? देखिए, शांतिपूर्ण चुनाव तृणमूल कांग्रेस की फितरत नहीं है, परंतु मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, एक बार बंगाल में परिवर्तन करना है। इस सीए का विरोध करते हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध शरणार्थी जो आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करते हैं, एक करप्शन करते हैं, बम धमाके कर बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों की धज्जियां उड़ाई है और हर जगह कट मनी और करप्शन का बोलबाला है। इस शासन को बदलना चाहिए। ममता जी और अभिषेक बनर्जी बोला सीएए कुछ तरफ भी लागू करने नहीं देंगे। इधर ममता और अभिषेक बोला सीएए लागू करने नहीं देंगे। देखिए, नागरिकता केंद्र का विषय है, इसमें बंगाल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। चित्रदुर्ग में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश की 2 सच्चाई है। पहली, देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है और दूसरी जो आप टीवी पर देखते हैं, जिस पर पीएम मोदी कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज देश में 2 अलग सच्चाइयां हैं। एक सच्चाई जिसका सामना आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने की, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक ये सच्चाई है। और इसके अलावा देश में एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी केंद्र की सरकार है, वो देश की सारी संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों को दे रही है। 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान है। इससे पहले चुनावी घमासान हाई हो गया है। चुनाव अड्डा में इसी पर आज बड़ी चर्चा हुई शाम 7:57 पर। और अब देखते हैं थोड़ा चुनावी मूड माहौल से जुड़ी खबरें। बीजेपी के गढ़ गुजरात में अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा सीट कोई अपवाद नहीं है, लेकिन अहमदाबाद वेस्ट की तुलना में ईस्ट का विकास कम हुआ है और यहां बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मेयर और विधायक को टिकट दिया है। तो क्या है इस सीट का मूड माहौल, बता रहे हैं केतन जोशी। पूर्व विस्तार अहमदाबाद की असली पहचान है और पूर्वी अहमदाबाद की पहचान है सिद्दी सैयद की जाली और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। इन दिनों 40 डिग्री से ज्यादा तापमान का सामना कर रहा शहर चुनावी तैयारी में लगा हुआ है। 18.5 लाख मतदाताओं वाली ये लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई और तब से लेकर अभी तक बीजेपी के पास है। पिछली बार हसमुख भाई पटेल यहाँ 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। बीजेपी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। ट्रिपल इंजन सरकार, चाहे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो
राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, संयुक्त प्रयासों से करीब 12,000 करोड़ रुपयों के विकास के काम हुए हैं। मेन काम हुआ है 5 विधानसभा में स्पष्ट हुई खारीकट कैनाल, जो खुली कैनाल थी, मच्छर का उपद्रव था, अकस्मात का भय रहता था, उसको पूर के एक आरसीसी रोड बनाने का काम अभी प्रगति में है। इस रोड बनने से ट्रैफिक की समस्या तो कम होगी ही होगी। आने वाले दिनों में ये रोड कॉमर्शियल लाइफलाइन बनेगा, युवाओं को रोजगार की विपुल तक प्राप्त होने वाली है। कांग्रेस ने काफी सोच विचार के बाद अहमदाबाद के मेयर और विधायक रह चुके हिम्मत सिंह पटेल को टिकट दिया है। राजनीति के वो अनुभवी खिलाड़ी हैं और बीजेपी के जुमलों और महंगाई को मुद्दा बनाकर प्रचार के मैदान में उतरने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को लूटा है, ना युवाओं को रोजगार दिया है, ना महंगाई की मार से लोगों को बचाया है, ना किसानों के हक में कोई निर्णय इन्होंने किए हैं। सिर्फ एक भ्रमित कर बड़ा आडंबर बनाकर प्रचार प्रसार इस तरह से करते हैं कि लोगों को किस तरह से गुमराह करें, भ्रमित करें और फिर वो वादे करके वोट ले लें। ये इनकी साजिश और ये षड्यंत्र है। लेकिन मैं इस बार ये उम्मीद रखता हूं कि जनता जागरूक बन चुकी है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, अहमदाबाद की जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। लेकिन अहमदाबाद ईस्ट के मतदाताओं के मन में ये कसक भी है कि इलाके का विकास अहमदाबाद वेस्ट की तरह नहीं हुआ। जैसे पश्चिम में विकास हुआ है, इतनी तेजी से पूर्व में विकास हो, वही हम चाहते हैं। और बुलेट ट्रेन जिस रफ्तार से आ रही है, वही आने वाले 5 साल में तेजी से बुलेट ट्रेन के जिस तरह से हो रहा है, वो विकास का ही है। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले के परिणामों और मूड माहौल के हिसाब से यहाँ अभी भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है। अहमदाबाद ईस्ट की सीट वैसे तो बीजेपी के लिए आसान मानी जाती है, हालांकि यहाँ से कोई भी चुनकर आए, उनको इस शहर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की पूरी तैयारी करनी होगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। अप्रैल में रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब सोने चांदी में गिरावट देखी जा रही है। क्या है गिरावट के कारण और यहां से भाव और कहां तक जा सकते हैं, बता रही हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, 5 हफ्ते तक लगातार ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद अब फाइनली सोने ने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी है। एक ही दिन में इतनी बड़ी मुनाफा वसूली 3 साल के बाद पहली बार देखने को मिली है। अगर आज की बात करें तो करीबन 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट भारतीय बाजारों में सोने में देखने को मिली है और चांदी करीबन 1200 रुपये से सस्ती हो चुकी है। तो अपने ऑल टाइम हाई से हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर बनते हुए इसलिए भी देखी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 6 महीने के हाइज पर है। यूएस यील्ड्स में यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है और जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिकल चिंताएं थी उसमें थोड़ा सा डीएस्केलेशन आया है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान और इजराइल दोनों तरफ से आई हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है और उस वजह से भी एक मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर बनते हुए देखी। हेज फंड्स और मनी मैनेजर्स ने सोने और चांदी दोनों में ही बहुत लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई थी और बहुत ही डेंजरसली ओवरबॉट ये जोन होता जा रहा था। तो कुछ खरीदारी, कुछ गिरावट उस वजह से भी यहाँ पर आई है। इसके साथ साथ अगर ध्यान दें तो हमने सीएमई की तरफ से 2 इंक्रीज इन मार्जिन यहाँ पर आते हुए देखे। शंघाई ने यहाँ पर ट्रेडिंग में कर्ब्स लगाए कि आप बहुत बड़ी पोजीशंस होल्ड नहीं कर सकते। तो इन सब का भी कुछ असर यहाँ पर अब बाजार में बनता हुआ नजर आया है। मार्केट्स एक और चीज़ बहुत ध्यान से देखेगी, वो है इस हफ्ते के डेटा। अभी यूएस के जीडीपी नंबर्स आने हैं, होम सेल्स आना है, पर्सनल स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर आना है, साथ ही चाइना और टर्की की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। और अब जिस तरह की बातें हो रही हैं कि यूएस फेड की तरफ से पहली रेट कटौती जून नहीं सितंबर में होने वाली है, तो बाजार ने उसको भी यहाँ तक फैक्टर इन किया है और गिरावट उस वजह से आई है। अब यहाँ से भी माना जा रहा है कि करीबन $100 तक की गिरावट सोना शायद और देख सकता है। चांदी में आप 2-3 हज़ार रुपये की गिरावट भारतीय बाजारों में भी और देख सकते हैं। तो जो मुनाफा वसूली है, माना ये जा रहा है कि इस क्वार्टर में बनते हुए नजर आएगी। जो इस साल का दूसरा भाग है, सेकेंड हाफ है, उसमें फिर से खरीदारी लौट सकती है। यानी कि कोई डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर नहीं है और सोने चांदी में डिप्स पे खरीदारी की राय अब भी बरकरार है। कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त क्रेज बढ़ा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल।
देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुण, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनेमिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में, साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करें www.hindi.cnbctv18.com। और अब बात करते हैं बाजार की। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही और इसी के साथ मार्केट बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 90 अंक चढ़कर 73,738 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक चढ़कर 22,368 पर बंद हुआ है। प्राइम सिक्योरिटीज के एमडी एन जय कुमार का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर में मंदी खत्म हो गई है, अब आने वाले समय में कमोडिटी और टेलीकॉम सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो 30, 40, 50% भी बढ़ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। उनमें दो सेक्टर्स मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक है कमोडिटीज़ और दूसरा है टेलीकॉम। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये हम समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में मंदी तो एक बार के लिए ख़त्म हो गई है। एंड इफ़ आइडिया हियर इज़ नाउ गोइंग टू बी एक वायबल कंपटीशन बोल सकते हैं अगले बहुत साल 5, 10, 15 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से आइडिया और आइडिया से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हो सकती है। MSCI की समीक्षा 14 मई को होगी और 31 मई को एडजस्टमेंट होगा। किन शेयरों की MSCI में एंट्री हो सकती है, वोडाफोन आइडिया के MSCI में शामिल होने की क्या संभावनाएं हैं, इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे सहयोगी यतीन मोता। देखिए, वोडाफोन का जो FPO हुआ है उसके बाद जो फ्री फ्लोट में इजाफा हुआ है, हमने टिपिकली येस बैंक के साथ भी होता हुआ दिखा था, सुजलॉन के साथ भी होता हुआ देखा था कि जैसे ही पब्लिक फ्लोट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, एक साइजेबल पोर्शन का डाइल्यूशन होता है, तो MSCI फ्री फ्लोट के आधार पे काफ़ी सारे स्टॉक सिलेक्ट करती है। IIFL अल्टरनेटिव्स रिसर्च के हिसाब से और एक दो जो ब्रोकरेजेस के साथ हम संपर्क में, उनके हिसाब से जो MSCI का अपकमिंग रिव्यू है, यहाँ तो शायद वोडाफोन आइडिया का आना मुश्किल है क्योंकि जो कट ऑफ डेट है उसके पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न शायद अपलोड नहीं होगी, लेकिन जून रिव्यू में शायद वोडाफोन आइडिया को जगह मिले MSCI इंडेक्स में और करीब 200 से $250 मिलियन के ऊपर की बाइंग यहाँ देखने को मिल सकती है। यानी 1800, 2000, 2200 करोड़ तक की बाइंग आपको, जैसे आपका अजम्पशन हो वैसे वोडाफोन आइडिया में आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जो प्राइस कट ऑफ है वो 13-14 रुपए के ऊपर है, जहां ये एलिजिबिलिटी होती हुई नजर पड़ेगी। तो ये चीज़ पे भी हम स्पेसिफिकली नज़र बनाए रखेंगे। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को माफी देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कंपनी को दोबारा विज्ञापन जारी करके माफी मांगने के निर्देश दिए हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर भी कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट के सामने तीसरी बार उपस्थित हुए थे। कल पतंजलि ने विज्ञापन देकर के अखबारों में सार्वजनिक तौर से माफी मांगी थी, लेकिन इनको अभी तक कोर्ट के रिकॉर्ड पर दाखिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हमने अभी तक इन विज्ञापनों को नहीं देखा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो विज्ञापन मिसलीडिंग एड्स थे वो काफी बड़े बड़े थे और आपने ये जो माफीनामा है वो काफी छोटे शब्दों में छपवाया हो, जिसको कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के अंदर माफीनामों को रिकॉर्ड पर दाखिल करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने घर को भी देखे। डॉक्टर्स कई बार बहुत महंगी महंगी दवाएं लिखते हैं, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करता है उसकी जानकारी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी पूछा है और कंज्यूमर मंत्रालय को भी इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दोबारा से कोर्ट के अंदर उपस्थित होना होगा। अब फ्लाइट में बच्चों को माता पिता में से किसी एक के साथ सीट दी जाएगी। DGCA ने ऐसा नियम बनाया है। डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह।
जी अक्सर ऐसा होता है कि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और भले ही एक ही पीएनआर हो, लेकिन आपकी सीट अलग दे दी जाती है, आपकी फैमिली की सीट अलग दे दी जाती है, बच्चों की सीट भी अलग दे दी जाती है। और ऐसे कई सारे मामले हाल में आए हैं जहां लोगों ने ट्विटर पे इस बात को रखा है। अब डीजीसीए ने कहा है कि अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, पीएनआर एक है, तो बच्चों की जो बगल वाली सीट है उसमें से कम एक माता पिता को तो सीट मिलनी ही चाहिए, ये डीजीसीए ने कहा। दरअसल असल में होता क्या है कि अनबंडलिंग के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती है सीट सिलेक्शन के नाम पे। अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया है तो ऑटोमेटेड तरीके से आपको सीट अलॉट की जाती है, लेकिन बच्चों के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता, ये डीजीसीए ने कहा है। और ये भी कहा है कि एक रिकॉर्ड रखे एयरलाइन की जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, और रिकॉर्ड उनको सबमिट करना पड़ेगा कि उनको उनके बगल वाली सीट पे माँ बाप में से कोई एक जो अभिभावक उनके साथ हैं उनको उनके साथ बैठाया गया है, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो रूल्स हैं एयर ट्रांसपोर्ट जो सर्कुलर है उसमें बदलाव किया गया है। बाकी जो अनबंडलिंग के हैं, चाहे एक्स्ट्रा लेग स्पेस के लिए है या बाकी चीज़ें हैं, वो नियम जारी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बच्चों के साथ यात्रा की बात है, अब एयरलाइन के लिए सख्ती दे दी गई है कि अगर आप भले ही एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चे जा रहे हैं आपके साथ तो वो आपके बगल वाली सीट पर ही बैठेंगे, 12 साल से कम उम्र के बच्चे अगर हैं तो। इस बार गर्मियों की छुट्टियां घरेलू होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए बढ़िया रहने की उम्मीद है। वजह है ईरान और इजराइल के बीच तनाव, जिसकी वजह से इंटरनेशनल रूट्स पर ट्रैवल टाइम बढ़ गया है और हवाई किराए भी बढ़ने वाले हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव और डर के माहौल में वेस्ट एशिया के पॉपुलर डेस्टिनेशन इजिप्ट, कुवैत, जॉर्डन और इराक ने अस्थायी तौर पर एयर स्पेस बंद कर दिया है। नतीजा, अमेरिका और यूरोप की फ्लाइट्स में ट्रैवल टाइम 1 से 1.5 घंटा तक बढ़ाया गया है और इसी हिसाब से हवाई किराए भी बढ़ सकते हैं। बजट बढ़ने और अनिश्चितता की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अब देश में छुट्टियां बिताने की तरफ रुख कर रहे हैं। देश को ज्यादा एक्सप्लोर करना, और ये जो छुट्टियां जो देश में लेते हैं इसको एक छुट्टी नहीं एक एक्सकर्जन मानते हैं। तो लोग मल्टीपल एक्सकर्जन ले रहे हैं, 2 रात के, 3 रात के, और वही जो पहले लोग जाते थे तो वही एक कॉमन डेस्टिनेशन को जाते थे, वो ना करते हुए वो ऑफ बीट और एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशंस भी ढूंढ रहे हैं। तो इसका भी एक लाभ मिलेगा ओवरऑल देश के टूरिज्म इंडस्ट्री को, नॉट ओनली पॉपुलर डेस्टिनेशंस को। ट्रैवल ऑपरेटर्स के मुताबिक इस सीजन में कश्मीर, अंडमान, सिक्किम और केरल जैसी जगहों पर बुकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब क्या है कि लोग अपने ही डेस्टिनेशन को, इंडिया के डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बड़े ऐसे डेस्टिनेशन, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन भी है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए थे। अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अंदर अभी लोग जो है पहलगाम जाते थे, गुलमर्ग जाते थे, सोनमर्ग जाते थे। अब लोगों ने दूध पथरी, गुरेज हो गया, यूसमर्ग हो गया, वहां जाना शुरू कर दिया है। इस तरह से और भी काफी डेस्टिनेशन हिमाचल के हैं जो लोगों ने अब उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों को ईरान और इजराइल ना जाने की सलाह दी है, लेकिन तनाव का असर इंटरनेशनल टूरिज्म के एक बड़े हिस्से पर बना हुआ है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आजकल बहुत से लोगों के लिए नया मोबाइल कनेक्शन सिरदर्द साबित हो रहा है। नए नंबरों की कमी के चलते कंपनियां ऐसे नंबर दे रही हैं जिसे पहले कोई और इस्तेमाल करता था, और नए ग्राहक को पुराने ग्राहक का पूरा रिकॉर्ड झेलना पड़ता है। दिल्ली के सैफ अली नया मोबाइल नंबर लेकर परेशानी में फंस गए हैं। मोबाइल चालू करते ही इन्हें लोन रिकवरी की कॉल आने लगी है। मेरे साथ ये हुआ कि जो नंबर था नया वाला, उसमें अलग अलग कंपनियों से कॉल आ रहा है, और मुझे ये मतलब उसमें बोला जाता है, जो उसका कॉल असिस्टेंट है, कि आपके इस नंबर पे आपके ऊपर लाखों का लोन चल रहा है। तो मैंने कंप्लेंट भी की इसके लिए, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको देखना चाहिए कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं और 6, 7, 8, 9 से शुरू होने वाले कुल 120 करोड़ मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई नंबर 3 महीने तक बंद रहता है तो कंपनियां उसे नंबर पूल में डाल सकती हैं और 6 महीने बाद उस नंबर को किसी भी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां हर महीने 1 करोड़ नंबरों को रिसाइकल करती हैं। ऐसे में कुछ उपभोक्ताओं को जो नंबर मिलते हैं उन पर पुराने रिकॉर्ड के चलते अनचाही कॉल समेत कई तरह की दिक्कतें होती हैं।
नंबर सीरीज की कमी के चलते सरकार मोबाइल नंबर 11 डिजिट का करना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो उपभोक्ता को और ज्यादा परेशानी होती। ऐसे में सरकार ने नंबर्स को रिसाइकिल करने का ही फैसला लिया है। नए नंबरों की कमी के चलते टेलीकॉम कंपनियां पुराने नंबर रिसाइकिल कर रही हैं, लेकिन इसकी वजह से ग्राहक को होने वाली परेशानी कैसे दूर होगी, इसके विकल्प खोजने की जरूरत है। असीम मनचंदा, दिल्ली। आज दिल्ली एनसीआर में लोगों को भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की तेज बौछारों ने मौसम को सुहाना कर दिया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के अधिकांश इलाकों में तेज आंधी के बाद अच्छी बारिश हुई है। इससे पहले कल मौसम विभाग की ओर से आंधी को लेकर पूरी दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। आज तेज आंधी के बाद बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए 24 घंटे। नमस्कार।